हेलो एवरीवन, इट्स योर टर्न पर आपका स्वागत है। सुपर टेट एग्जाम के लिए पर्यावरण तथा सामाजिक अध्ययन के वीडियोस की श्रृंखला में सौर मंडल विषय पर यह दूसरा वीडियो आपके सामने उपस्थित है। इसके पहले भाग में हमने पढ़ा था सौर मंडल क्या है, सूर्य क्या होता है तथा उपग्रह और ग्रह क्या होते हैं। इस वीडियो के दूसरे भाग में हम देखेंगे सौर विकिरण क्या होता है तथा सूर्यातप का वितरण पृथ्वी पर किस प्रकार होता है। सौर विकिरण को समझाने से पहले मैं आपको बता दूं कि सौरमंडल का केंद्र सूर्य है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी, और सूर्य से ही पृथ्वी को तथा अन्य सभी ग्रहों को ऊष्मा प्राप्त होती है। तो पृथ्वी द्वारा सूर्य से प्राप्त की गई ऊष्मा तथा निष्कासित ऊष्मा में एक प्रकार का संतुलन बना रहता है। सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त की गई ऊष्मा तथा निष्कासित ऊष्मा में एक जो संतुलन बना रहता है, उसी वजह से पृथ्वी की सतह के तापमान में भी संतुलन बना रहता है। आइए पढ़ते हैं सौर विकिरण के बारे में। सौर विकिरण पृथ्वी को प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा को आगामी सौर विकिरण अर्थात सूर्यातप या इंसुलेशन कहते हैं। तो इंसुलेशन किसे कहते हैं? पृथ्वी को प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा को हम इंसुलेशन या सूर्यातप कहते हैं। सूर्य की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत उसका आंतरिक भाग है। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? उसका आंतरिक भाग है, जहां अत्यधिक दबाव और अधिक तापमान के कारण नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है। ध्यान दीजिएगा, किस प्रक्रिया के कारण? नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है। कहाँ उत्पन्न होती है? सूर्य के आंतरिक भाग में। सूर्य का बाहरी भाग जिसे हम फोटोस्फीयर कहते हैं। सूर्य की बाहरी परत फोटोस्फीयर से निकलने वाली ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट होते हैं, जिन्हें हम फोटोन कहते हैं। सूर्य की बाहरी परत फोटोस्फीयर से निकलने वाले ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट को हम क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। पृथ्वी औसत रूप से वायुमंडल की ऊपरी सतह पर 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट ऊर्जा प्राप्त करती है। तो पृथ्वी की वायुमंडल की ऊपरी सतह पर औसतन कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 1.94 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। इसे हम कहते हैं सौर स्थिरांक। इसी को किसका नाम दिया जाता है? सौर स्थिरांक का। और सौर स्थिरांक को हम किस में व्यक्त करते हैं? लैंजली में। सौर स्थिरांक को हम लैंजली में व्यक्त करते हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि लैंजली क्या हो जाएगा? लैंजली एक क्षेत्र पर ऊर्जा वितरण की इकाई कही जाएगी। लैंजली को हम एक क्षेत्र पर ऊर्जा वितरण की इकाई कह सकते हैं, और इसे ऊष्मा का घनत्व भी कहा जाता है। यह सौर विकिरण को मापने के लिए उपयोग की जाती है। तो लैंजली का उपयोग हम सौर विकिरण को मापने के लिए करते हैं। आगे देखते हैं सूर्यातप का वितरण। पृथ्वी की सतह पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण को सूर्यातप कहते हैं। ध्यान दीजिए, पृथ्वी की सतह पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण को हम सूर्यातप कहते हैं। इसे कैलोरी में मापा जाता है। सूर्यातप को किस में मापेंगे? कैलोरी में। और एक फैक्ट है, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर सूर्यातप की मात्रा में कमी आती है। विषुवत रेखा से जब हम सूर्य ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे तो सूर्यातप की मात्रा में कमी आएगी। देखिए, 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी। इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? उपसौर। तो 3 जनवरी को कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? उपसौर की, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। इसीलिए सूर्य के सबसे निकट होने की वजह से उस समय पृथ्वी को सर्वाधिक सूर्यातप प्राप्त होता है। 3 जनवरी के दिन पृथ्वी को सर्वाधिक सूर्यातप प्राप्त होता है। 3 जनवरी को कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। यह स्थिति होती है उपसौर की। देखिए, यहाँ फिगर दिया गया है आपको। 3 जनवरी उपसौर की स्थिति, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक निकट है। यहाँ डिस्टेंस दे रखी है, लगभग 147 किलोमीटर दूर होती है। 147 मिलियन किलोमीटर दूर होती है। ऐसे ही 4 जुलाई को कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? अपसौर की, जिसे हम 152 मिलियन किलोमीटर दूर, यहाँ डिस्टेंस आपको दी गई है अपसौर की स्थिति की, जब पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है। 4 जुलाई अपसौर की स्थिति को आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बारे में हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। इस स्थिति को हम अपसौर कहते हैं, और इसी दूरी की वजह से पृथ्वी को सामान्य रूप से सबसे कम सूर्यातप प्राप्त होता है। किस स्थिति में? अपसौर की स्थिति में। अपसौर की स्थिति में पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर होती है, इस वजह से सबसे कम सूर्यातप
पृथ्वी को इस दिन प्राप्त होता है। कुछ अन्य फैक्ट को देख लेते हैं। 21 जून को साल का सबसे लंबा दिन होता है। इसके पीछे का मुख्य कारण यह दिया गया है कि सूर्य इस दिन पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर अर्थात उत्तरी गोलार्ध पर होता है। इस कारण सूर्य की किरणें भारत के बीचों बीच से गुजरने वाली कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से है, इससे सीधी गुजरती है सूर्य की किरणें। इस वजह से उत्तरी गोलार्ध में लंबवत पड़ती हैं सूर्य की किरणें, और यही कारण है कि 21 जून को हमारे देश में सबसे लंबा दिन होता है। सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है। ये प्रश्न आपसे पूछा भी जा सकता है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन किस दिन होता है, तो वो 21 जून को होता है। अगला है 22 दिसंबर को साल का सबसे छोटा दिन होता है। इसके पीछे का मुख्य कारण यह है कि इस दिन पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध पर सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ पर है। मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के कारण उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें पृथ्वी के मध्य से गुजरने वाली विषुवत रेखा 0 डिग्री, जिसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं, पर सीधी पड़ती हैं, जिस वजह से 21 सितंबर व 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में दिन और रात बराबर होते हैं, और इस स्थिति को विषुव कहते हैं। इस स्थिति को क्या कहते हैं? विषुव के नाम से जाना जाता है। किस स्थिति को? 21 मार्च और 23 सितंबर को जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं, इसको हम विषुव के नाम से जानते हैं। इस दिन क्या होता है? दिन और रात बराबर होते हैं। आपसे ये डेट्स पूछी जा सकती हैं कि किन 2 दिनों पर दिन और रात बराबर होते हैं। आइए देखते हैं कुछ प्रश्नों को। बिग बैंग सिद्धांत किसके उद्भव की व्याख्या करता है? पहला प्रश्न हमारा कह रहा है बिग बैंग सिद्धांत किसके उद्भव की व्याख्या करता है। तो हमने सौरमंडल का जो पहला वीडियो था उसमें सबसे पहला टॉपिक यही पढ़ा था, बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड के उद्भव की व्याख्या करता है। बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड के उद्भव की व्याख्या करता है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मांड। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? प्रश्न 2 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? पहला ऑप्शन है क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ग्रह या निहारिका। तो हमने पहले वीडियो में पढ़ा था क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में जो होते हैं और सूर्य के चक्कर लगाते हैं, वो क्षुद्र ग्रह हैं। धूमकेतु भी सूर्य के चक्कर लगाते हुए, ग्रह तो सूर्य के चक्कर लगाते ही हैं। निहारिका है जो सूर्य के चक्कर नहीं लगाता, और यह हमारे सोलर सिस्टम यानी कि सौरमंडल का पार्ट नहीं है। निहारिका क्या होता है? हाइड्रोजन गैस के बड़े बड़े बादल हैं जिन्हें हम निहारिका कहते हैं। तो निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं होगा, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा निहारिका। अगला क्वेश्चन है सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन होता है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी, सूर्य में 2 गैसें बताई थी मैंने आपको, हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन कौन सा है इसमें से बताना है। अल्फा कण है, हीलियम है, हाइड्रोजन है या यूरेनियम है। तो देखिए इसमें हीलियम और हाइड्रोजन दोनों ही दिए हुए हैं, लेकिन सूर्य में जो न्यूक्लियर ईंधन है वो हाइड्रोजन है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है? किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, यह हमें बताना है। पहला ऑप्शन है मंगल का, दूसरा है शनि का, तीसरा है शुक्र का या बृहस्पति का। तो टाइटन मैंने आपको बताया था शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह तथा हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, शनि। अगला प्रश्न है तारे का वर्ण निम्नलिखित में से किसका सूचक है? तारे का वर्ण निम्नलिखित में से किसको दर्शाता है? ताप को, दूरी को, वजन को या आकार को? तो तारे का वर्ण हमेशा उसके ताप को दर्शाता है। ध्यान दीजिए, तारे का वर्ण हमेशा उसके ताप को दर्शाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह नहीं है? कौन सा बौना ग्रह नहीं है? हौमिया, प्लूटो, मेघमेघ या फिर वरुण। प्लूटो के बारे में आप सब जानते होंगे, यह बौना ग्रह है। वरुण है जो हमारा बाह्य ग्रह है, यह बौना ग्रह नहीं है। तो अन्य तीनों बौने ग्रह हैं, जबकि वरुण हमारा बौना ग्रह नहीं है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? वरुण। अगला प्रश्न है सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह है।
सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? इसमें से हमें बताना है पृथ्वी, बृहस्पति, शुक्र या शनि। तो हमारा सबसे सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह सौरमंडल में पृथ्वी है। सही उत्तर आपका हो जाएगा पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था सिर्फ शुक्र और अरुण दो ऐसे ग्रह हैं जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। अन्य सभी ग्रह जिसमें कि पृथ्वी भी आ जाएगी अपनी धुरी पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व की ओर। हमारा वीडियो यहाँ समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।